नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और हम पिछली कक्षाओं में हमने देखा था संविधान के भाग 1 में, और हमने देखा था संविधान के भाग 1 में कि नए राज्यों का निर्माण कैसे हो सकता है और भारतीय राज्य क्षेत्र में किस तरह से विस्तार हो सकता है प्राकृतिक कारणों से, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी सैन्य बल का प्रयोग किए। तो हमने पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि आर्टिकल 1 में हमने कहा था, आर्टिकल 1 में कहा था कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत काय का संघ है? राज्यों का संघ है। और इसमें वह राज्य होंगे जो अनुसूची 1 में सम्मिलित हैं। और हमने कल देखा था अनुसूची 1 में सम्मिलित हैं। अनुसूची 1 में जो राज्य सम्मिलित होंगे वही भारत राज्य के क्या होंगे? हिस्सा होंगे। भारत उन राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अनुच्छेद 2 में भी हमने कल देखा था, अगर संक्षिप्त में बात करें तो अनुच्छेद 2 में अपने देखा था कि 4 कारणों से भारत की सीमा में अन्य भारत की संप्रभुता का विस्तार हो सकता है। और हमने देखा था कि आवेशन के माध्यम से, उपवृद्धि के माध्यम से, कल हमने देखा था पिछली कक्षा में, और किस चिरभोग के माध्यम से, और किसके माध्यम से? अभ्यर्पण के माध्यम से। इन 4 तरीके से अपने भारत की राज्य क्षेत्र, भारत की सीमा में विस्तार हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत विस्तार हो सकता है। और आर्टिकल 3 में हमने देखा था बेटा, अनुच्छेद 3 में देखा था कि संसद किसी भी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकती है और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। किसकी? किसी भी राज्य की। तो आर्टिकल 3 में क्या कहा गया कि संसद विधेयक लाके, और हमने कहा था ये विधेयक कैसे आएगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, और राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजेंगे। और अगर वो निश्चित समय में अपना मत दे देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो फिर कोई बात नहीं है। और उसके मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। और ये साधारण बहुमत से प्रक्रिया पारित हो जाती है। संसद में कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। और हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। बड़े राज्यों से हटा के छोटे राज्य बना सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से हटा के क्या बना सकते हैं? उत्तराखंड बना सकते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग करके हम लोग क्या बना सकते हैं? तेलंगाना बना दिया है। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़। तो आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 4 में ये कहा गया, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया मित्रों? अनुच्छेद 4 में दोस्तों ये कहा गया, यह कहा गया अनुच्छेद 4 में, क्या कहा गया अनुच्छेद 4 में? अनुच्छेद 4 में कहा गया क्या? यह कहा गया कि जो 2 और 3 के तहत जो संशोधन होंगे वो संविधान के संशोधन अनुच्छेद है, संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है 368, उसके तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये सामान्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के तहत। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, जो अनुच्छेद 4 में ये कहा गया। और कल हमने यही देखने की कोशिश की थी। और हमने कल एक सवाल भी दिया था आपसे जाते जाते कि छोटे राज्य वर्सेस बड़े राज्य। कल हमने आपको क्या प्रश्न दिया था कि छोटे राज्य बनाने से क्या फायदा है, बड़े राज्य का विघटन करके छोटे राज्य बनाने से क्या लाभ है आखिर? तो छोटे राज्य वर्सेस बड़े राज्य। छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य, छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य। यानी छोटे छोटे राज्य बनाने से, ये बड़ा राज्य है और इसको अपने काट दिया, इतना काट दिया और इसको छोटा राज्य बना दिया, तो इस राज्य को, स्टेट को बनाने से क्या लाभ है? छोटे राज्य बड़े राज्य को बनाने से क्या लाभ है? क्या लाभ है बताइए? स्टेट 1 और स्टेट 2। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कई बार क्या है, इस तरह से मांग उठती है, जैसे कि फजल अली आयोग के समक्ष समस्या थी। और उस समय मांग ये उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। किसके आधार पर राज्य बनाओ? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करो। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करो।
किसके आधार पर राज्यों का निर्माण करो? भाषा के आधार पर, एक भाषा एक राज्य। इस वाले सिद्धांत को क्या किया? फजल अली आयोग ने नकार दिया। इस सिद्धांत को, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को, इस सिद्धांत को फजल अली आयोग ने नकार दिया। फजल अली आयोग जो 1953 में बना भैया, और जिसने अपनी रिपोर्ट, सिफारिश कब दी? जिसने अपनी सिफारिश 1956 में। हालांकि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके, कल हमने देखा था, आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इसने अस्वीकार कर दिया और राज्य बनाने का जो आधार रखा वो यह रखा कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य बनाए जाएं, देश की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित बनी रहे और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल कर सके। कई बार राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर के भी हम राज्यों का, नए नए राज्यों के निर्माण की वकालत करने लगते हैं। कुछ ही समय पहले आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे टुकड़े करके 4 राज्य बना लेते हैं, बुंदेलखंड अलग कर लेते हैं, 4 राज्यों का निर्माण करते हैं उत्तर प्रदेश से। यद्यपि उस प्रस्ताव को संसद ने अस्वीकार कर दिया, संसद में पारित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी विधानसभा में पारित कर लिया। इस तरह की चीजें समय समय पर आती रहती हैं। तो हमारा यह दृष्टिकोण है, हम आप प्रशासनिक दृष्टि से यह समझने का प्रयास करेंगे कि छोटे राज्य बनाने से लाभ क्या होगा और छोटे राज्य बनाने की हानियां क्या होंगी। फिर जब हानि भी है, लाभ भी है, तो फिर निष्कर्ष क्या होना चाहिए? क्या हमको छोटे राज्यों का निर्माण करना चाहिए या हमको बड़े राज्य ही बने रहना चाहिए? ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा का यही उद्देश्य कि हम देखेंगे छोटे राज्य बनाने के लाभ क्या है और छोटे राज्य बनाने से हानियां क्या हो रही हैं, और फिर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे इस परिचर्चा के माध्यम से। कल हमने जाते जाते ये सवाल छोड़ा भी था कि छोटे राज्य बनाने के लाभ क्या है। तो हम लोग प्रयास करते हैं छोटे राज्यों से लाभ क्या है? छोटे राज्य बनाने के, छोटे राज्य बनाने के लाभ क्या है? छोटे राज्य बनाने के लाभ, छोटे राज्य अगर हम बनाएंगे तो इसके लाभ क्या है भैया? लाभ देखने की बात करते हैं। क्या लाभ हो सकता है? आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही समझ रहे हैं कि राज्य अगर मध्य प्रदेश से अलग करके हमने छत्तीसगढ़ को बना दिया, छत्तीसगढ़ का निर्माण कर दिया, तो इससे क्या लाभ होंगे? क्या लाभ हो सकते हैं इससे? बोलो, क्या होगा? राज्य का आकार छोटा हो जाएगा। राज्य का आकार छोटा होने से, राज्य का आकार छोटा होने से क्या होगा? क्या होगा? राज्य का आकार जैसे छोटा होगा, राज्य का आकार छोटा होने से सरकार जनता पर अधिक ध्यान दे पाएगी। सरकार प्रत्येक क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे पाएगी। छोटा होने से क्या होगी? सरकार राज्य के प्रत्येक क्षेत्र पर, राज्य के प्रत्येक क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे पाएगी। अब समझिए आप मान लीजिए छोटा राज्य छत्तीसगढ़ होता, अब भोपाल राजधानी है, भोपाल से आप जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ के जिले हैं, कोरबा, कोरिया, उन पर कैसे ध्यान दे पाएंगे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से? अब जांजगीर चांपा के किसी व्यक्ति को या कोरबा के किसी व्यक्ति को अगर राजधानी में काम है तो भोपाल आएगा, समय की बर्बादी होगी और सरकार समुचित ध्यान नहीं दे पाती है। इसलिए हमें क्या किया? छोटे राज्य बनाने से क्या होगा? प्रत्येक क्षेत्र पर सरकार क्या ध्यान दे पाएगी? समुचित ध्यान दे पाएगी और उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर पाएगी? कार्य कर पाएगी, प्रयास कर पाएगी। तो पहला लाभ तो यही होने वाला है कि राज्य का आकार छोटा होने से राज्य सरकार क्या होगी? अधिक ध्यान दे पाएगी। दूसरा क्या होगा? दूसरा लाभ क्या होगा? जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या कम होगी।
जनसंख्या जैसे ही कम होगी तो राज्य सरकार उस जनसंख्या के आधार पर अपने आयोजन को समुचित दिशा दे सकता है या नहीं दे सकता है। अब घर में मान लीजिए 15 लोग हैं, अब घर में हमने कहा 4 लोग हैं, तो 4 लोग अलग कर दिए, तो 4 लोगों के विकास के लिए आयोजन यानी प्लानिंग बेहतर तरीके से हो सकती है। यानी प्रशासन जनता के समीप पहुंच जाएगा। जब जनसंख्या कम होगी तब कलेक्टर साहब बिल्कुल हर जिले में जाके बात करेंगे, मुख्यमंत्री जा सकते हैं, हर जिले में जाके बात करेंगे। यानी इससे क्या होगा, जनसंख्या कम होगी, क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा ना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लाला, कम हो जाएगा। जिससे होगा क्या, प्रशासन जनता के द्वार। क्या, प्रशासन जनता के द्वार, प्रशासन जनता के द्वार पर पहुंच जाएगा। प्रशासन जनता के द्वार पर पहुंच जाएगा, जनता के समीप पहुंच जाएगा। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? छोटे राज्य बनाने से, अर्थात अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के, अब मान लीजिए लखनऊ में बैठा है मुख्यमंत्री, और लखनऊ से लेकर क्या रुद्रप्रयाग, चमोली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उन तक हमको अगर शासन व्यवस्था देखनी है, तो अगर उत्तराखंड राज्य बना दिया तो क्या है, जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, प्रशासन जनता के द्वार। माननीय कलेक्टर साहब सीधे जनता से संवाद स्थापित कर पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री सीधे जनता से संवाद स्थापित कर पाएंगे। तो छोटे राज्य बनाने से ये लाभ हो सकता है। ये लाभ, संभावित लाभ क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे पाएगी। आयोजन जो प्लानिंग है वो आयोजन प्रभावी हो सकता है, आयोजन प्रभावी हो सकता है। यानी क्या हो सकता है, आयोजन जो प्लानिंग है वो प्रभावी, आयोजन अत्यंत प्रभावी हो सकता है, अत्यंत प्रभावी। कैसा प्रभावी भैया, अत्यंत प्रभावी हो सकता है। आयोजन अत्यंत प्रभावी हो सकता है, प्लानिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। बात समझ रहे? जनसंख्या कम होगी, क्षेत्रफल कम होगा, प्रशासन जनता के द्वार पर पहुंच जाएगा, आयोजन अत्यंत यानी प्लानिंग। आयोजन को क्या बोलेंगे, प्लानिंग। क्या बोलेंगे भैया, प्लानिंग। अत्यंत क्या हो जाएगी, छोटे राज्य बनाने से प्रभावी हो जाएगी। अब जो हम कल्याणकारी नीति चला रहे हैं, तीसरी बात क्या है, कल्याणकारी नीतियों, कल्याणकारी नीतियों से जनता अधिक परिचित होगी। कल्याणकारी नीतियों से जनता क्या होगी भैया, अधिक परिचित होगी। समझिए, मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकता है मेंस की दृष्टि से, अत्यंत महत्वपूर्ण। जब छोटा राज्य होगा तो जो स्कीम चलाएंगे, योजनाएं चलाएंगे, संबल योजना चलाएंगे, या मान लीजिए श्रम सिद्धि अभियान चलाएंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, इस तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी वो जनता, अगर भोपाल से जांजगीर चांपा में उस योजना का प्रसार करना है तो समय लगेगा, लेकिन अगर रायपुर से कर रहा है, छत्तीसगढ़ में कर रहा है, उसी क्षेत्र में कर रहा है, तो जनता अधिक परिचित हो जाएगी कि हमारे लिए इस तरह की कल्याणकारी योजना शासन व्यवस्था चला रही है। जिससे होगा क्या, जैसी कल्याणकारी योजना चलेगी जागरूकता बढ़ेगी, जनता के मध्य जागरूकता बढ़ेगी। जनता के मध्य क्या बढ़ेगी भैया, जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, जनता समझ जाएगी भैया अब ये देश मेरा है, प्रदेश मेरा है, और प्रदेश की सरकार मेरे लिए इस तरह के प्रयास कर रही है जनता के लिए। और जब जनता जागरूक हो जाएगी तो आप समझिए, आप खुद ही समझदार हैं, जैसी जनता जागरूक हो जाएगी तो क्या होगा, जनता का सशक्तिकरण होगा भैया। क्या होगा, जनता का एम्पावरमेंट। और हमको यही चाहिए, हमको क्या चाहिए, सशक्त जनता चाहिए, सशक्त मानव संसाधन चाहिए, हमको जनसंख्या नहीं चाहिए। जनसंख्या को हम अभिशाप नहीं मानेंगे, जनसंख्या को हम क्या मान के चलेंगे, ये हमारे लिए वरदान है, और हम इसको मानव संसाधन में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कल्याणकारी नीतियों से जनता अधिक परिचित होगी, कल्याणकारी नीतियां जैसी जनता के मध्य जाएंगी, जनता के अंदर जागरूकता का भाव बढ़ेगा, जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, और जैसे ही जागरूकता का स्तर बढ़ेगा जनता का क्या हो जाएगा भैया, सशक्तिकरण हो जाएगा। ये छोटे राज्य बनाने से फायदा है, लाभ। अगला लाभ क्या हो सकता है छोटे राज्यों से,
बोलो ना भाई। अब अगर मान लीजिए कलेक्टर साहब किसी जिले में किसी योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले तो ये था कि रुद्रप्रयाग से या चमोली से लखनऊ आने में, या जांजगीर चांपा या कोरिया से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उदाहरण ले रहे हैं, भोपाल आने में व्यक्ति को बहुत समय लगेगा। लेकिन अब तो व्यक्ति तुरंत पहुंच जाएगा ना, छोटा क्षेत्रफल है, छोटी कम जनसंख्या है, तो प्रशासन के मध्य क्या आएगी? बोलो भैया। चौथी बात क्या होगी? चौथी आएगी प्रशासन के मध्य, जो अपन नैतिकता के पेपर में भी पढ़ रहे हैं, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। प्लस साथ में क्या आएगा? साथ में जवाबदेहिता भी सुनिश्चित होगी। आप सुबह सुबह क्या होगा? प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो जाएगी। अब क्या होगा? सुबह जैसे ही कलेक्टर साहब उठेंगे 9 बजे, जनता कलेक्टर साहब के द्वार, हे कलेक्टर साहब हमारा काम देखिए, हमारा ये काम नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब को बताना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ है, उसका आधार बताना पड़ेगा, और जो निर्णय लिया है उससे जनता को अवगत कराना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब समझते हैं निर्णय के आधार को बताना, ये निर्णय किस आधार पर लिया है। और जवाबदेहिता का मतलब समझते हैं, जवाबदेहिता का मतलब समझते हैं कि जो काम करने के लिए आपसे कहा गया है, श्रीमान जी वो कार्य करिए, आपका पद इसीलिए है, आपके कर्तव्य ये है। तो छोटा राज्य होने से, छोटा क्षेत्र होने से प्रशासन में क्या आ जाएगी? ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, जवाबदेहिता आ जाएगी। जैसे अब कई लोग कह रहे हैं कि छोटे राज्य बनाने से हुआ क्या, छोटे राज्य बनाने से हुआ क्या? तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, गोवा, हरियाणा इत्यादि, इन राज्यों में विकास हुआ, इत्यादि छोटे राज्यों में विकास हुआ, इत्यादि छोटे राज्यों में क्या हुआ भैया? विकास हुआ। इन छोटे हिमाचल, गोवा, हरियाणा इत्यादि इन छोटे राज्यों में क्या हुआ? विकास हुआ कि नहीं हुआ? छोटे छोटे राज्य बनने से हरियाणा में देखिए विकास हुआ। लेकिन कई लोगों का मत यह है कि पूर्वोत्तर राज्य तो अत्यंत छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनका विकास नहीं हुआ। कुछ सीमित अर्थों में यह कहना ठीक हो सकता है, लेकिन इस आधार पर कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास नहीं हुआ, उनके अन्य कारण भी है, भौगोलिक कारण भी है उनके। इस आधार पर हम ये कहें कि छोटे राज्यों का गठन नहीं करेंगे, छोटे राज्य नहीं बनाएंगे, उचित नहीं होगा। यद्यपि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास नहीं हुआ, यद्यपि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास नहीं हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, यद्यपि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास नहीं हुआ है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस आधार पर छोटे राज्यों का अपन गठन नहीं करें, यह तर्कसंगत नहीं है, यह तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि हिमाचल इस आधार पर, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास नहीं हुआ, तो इस आधार पर छोटे राज्यों का गठन न करना तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत नहीं है भैया, समझ रहे हैं ना? छोटे छोटे राज्यों से क्या होगा? विकास होगा। ये इनके सकारात्मक पहलू है छोटे छोटे राज्य बनाने के। इसीलिए सरकार प्रयास करती है कि जो भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा है उसको हम छोटा करके एक छोटा राज्य बना सकें। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? स्पष्ट हो रहा है? क्या होगा जैसे ही छोटे छोटे राज्य हैं तो इसमें क्या होगा? अब मान लीजिए छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हो गया तो कितना बढ़िया है। पहले पूरा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपसी प्रतिस्पर्धा होगी कि नहीं होगी? कंपटीशन होगा या नहीं होगा? बोलो ना भाई।
जैसे अभी देखिए कोरोना वायरस दौरान ही देख लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कम केस, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत केस। तो क्या है, नए नए प्रयोग होते हैं, यानी क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे नए नए राजनीतिक प्रयोग होंगे, जिससे नए नए राजनीतिक प्रयोग होंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, छोटे छोटे राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा होगी, विकास के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, नए नए प्रयोग होंगे। छत्तीसगढ़ अपनी प्रतिस्पर्धा कर रहा है विकास के रास्ते पर आगे जाने के लिए, उत्तराखंड अलग प्रतिस्पर्धा करेगा, उत्तर प्रदेश अलग करेगा, मध्य प्रदेश अलग करेगा। तो छोटे छोटे राज्यों के निर्माण से क्या होगा, छोटे छोटे राज्यों में बेटा प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा होने के माध्यम से नए राजनीतिक प्रयोग होंगे, जिनके सफल परिणाम अपने को प्राप्त हो सकते हैं। बात एकदम क्लियर है, बोलो हाँ या ना। जब राज्य छोटा होगा भैया, तो हमारा उद्देश्य क्या है, प्रशासन कहां पहुंचे, जनता के द्वार। अब समझिए किसी राज्य में 500 सरपंच है, तो उनके मुख्यमंत्री को 500 लोगों से 1 to 1 बात करने में लंबा समय लगेगा, कई बार संभव भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कम सरपंच हैं, छोटा राज्य है, तो क्या होगा, सभी सरपंचों से अच्छे से बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी देखिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, मध्य प्रदेश में भी आदरणीय शिवराज जी क्या करते हैं, एकदम फोन लगा के, हाँ सरपंच कौन से गांव के, ये बोल रहे हैं, आप ठीक है, मास्क पहनाइए, हाथ धुलवाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए। यानी पंचायती राज का क्या होगा भैया, 7वां बिंदु क्या होगा, पंचायती राज का, पंचायती राज व्यवस्था का बेहतर क्रियान्वयन हो पाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का बेहतर क्रियान्वयन हो पाएगा, अच्छे से एजुकेशन होगा पंचायती राज सिस्टम का, पीआरआई का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। बोलो ना भैया कि अगर राज्य छोटा है तो पंचायती राज व्यवस्था है, सरपंच को जो अधिकार है, उनकी निगरानी है, उनको सजेशंस है, उनको सलाह है, और सरपंच भी अपने सुझाव तुरंत मुख्यमंत्री जी को पहुंचा सकते हैं अपने गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप, क्योंकि प्रत्येक गांव की आवश्यकता अलग अलग है। तो पंचायती राज व्यवस्था का बेहतर क्रियान्वयन हो पाएगा। और क्या होगा, योजनाओं का तो छोटे राज्यों के निर्माण से क्या होगा, आदरणीय विद्यार्थियों, आप भी विद्यार्थी, क्योंकि इस क्लास की सफलता किस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना समझ रहे हैं। मैं क्या हूं ये डजंट मैटर, आप कितना बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और परीक्षा में कितना बेहतर कार्य करते हैं, जिससे कि आपका परिणाम बेहतर हो। तो क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था का बेहतर क्रियान्वयन होगा मित्रों। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और योजनाओं का सही क्रियान्वयन, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। योजनाओं का बेहतर क्या हो भैया, बेहतर क्रियान्वयन होगा, जिससे क्या होगा, मान लीजिए अब जांजगीर चांपा का ही विकास हो गया, बलौदा बाजार का ही विकास हो गया, भिंड का ही विकास हो गया, श्योपुर का ही विकास हो गया। समझ रहे हैं ना बात को। अब हर क्षेत्र का जब विकास होगा तो जो अभी सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आई, अभी आज हमको निष्कर्ष इस कोरोना महामारी के दौरान, प्रवासी मजदूरों की समस्या। प्रवसन क्यों होता है, प्रवसन क्यों होता है, प्रवसन होता है, प्रवसन का क्यों होता है भैया, क्यों होता है प्रवसन, माइग्रेशन क्यों होता है, कम विकसित क्षेत्रों से कहां, विकसित क्षेत्रों की ओर, विकसित क्षेत्रों की ओर, कम विकसित से विकसित की ओर प्रवसन होता है, माइग्रेशन होता है। जब योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा, हर क्षेत्र का समान रूप से विकास हो जाएगा, तो बताइए ना मुझे, कोई व्यक्ति बिहार से मुंबई क्यों जाएगा, जब बिहार में उतना ही विकास हो जाए, उतना ही औद्योगिक विकास हो जाए, उतने ही पर्याप्त रोजगार के संसाधन मिल जाएं। क्योंकि
राज्य के संसाधन, राज्य की योजना निर्माण में तो कोई दिक्कत है नहीं। योजनाओं का निर्माण तो समावेशी विकास के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जाता है। बस योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत आ जाती है। वो क्रियान्वयन में दिक्कत क्यों आ जाती है? क्षेत्रफल ज्यादा है, जनता ज्यादा है, प्रशासनिक अधिकारी और जनता के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, संवाद स्थापित नहीं हो पाता है। और वो संवाद स्थापित होने लगेगा अगर छोटे छोटे राज्य होंगे तो। अब मणिपुर में देखिएगा, मणिपुर मुख्यमंत्री साहब, त्रिपुरा में ही देख लीजिए, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री साहब सभी कलेक्टर से शाम को बैठ के बात कर लेते हैं, छोटा राज्य। गोवा में देख लीजिए, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रमोद सावंत जी सभी से बात कर लेते हैं, बेहतर क्रियान्वयन हो पाता है। तो जिससे क्या होगा? प्रवसन की समस्या कम होगी, माइग्रेशन की समस्या कम होगी, समस्या कम होगी। बोलो ना भैया, माइग्रेशन की समस्या यानी प्रवसन की समस्या कम हो जाएगी। योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा, जिससे प्रवसन यानी कम विकसित क्षेत्र से अधिक विकसित क्षेत्र की ओर जो लोगों का प्रवाह होता है, गांव से शहर की तरफ जो प्रवाह होता है, यदि पंचायती राज व्यवस्था बेहतर कार्य करेगी, योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्या नहीं लगता मुझे कि प्रवसन होगा, माइग्रेशन होगा। हिजरतें, किसी शायर ने कहा है, किसी कवि ने कहा है कि हिजरतें करने से क्या फायदा, चोंच में है चार दाने ही रहे। बोले इधर उधर भागने से क्या फायदा, दो रोटी खाना है ना। आय के संसाधन, आय के अवसर यदि यही सृजित हो जाए अपने क्षेत्र में, तो दूसरे क्षेत्र में जाने से क्या अवसर प्राप्त हो, क्या लाभ प्राप्त हो। तो योजनाओं का, छोटे छोटे राज्यों के निर्माण से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। दूसरा क्या होगा? जब पंचायती राज व्यवस्था ठीक से काम करने लगेगी तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। सत्ता का क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। जिससे क्या होगा? जिससे तानाशाही कम होगी भैया। तानाशाही की जो प्रवृत्ति है, वो कम हो जाएगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। और राज्य के पावर ये है, अब मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अलग रहेंगे। अब भोपाल में बैठने वाला मुख्यमंत्री नहीं बताएगा कि छत्तीसगढ़ में क्या होगा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बताएगा कि वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। तानाशाही की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। समस्याओं का जो समाधान है, समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर होने लगेगा। समस्याओं का समाधान किस स्तर पर होने लगेगा? लोकल लेवल पे ही, स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान होगा। यानी स्थानीय स्तर पर उस समस्या का मूल कारण क्या है, ये जानने का बेहतर मौका मिल जाएगा अगर राज्य छोटे होंगे, जनसंख्या कम होगी, क्षेत्र कम होगा। दूसरा क्या है कि उस राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, उस राज्य की काय के अनुरूप भैया, आवश्यकताओं के अनुरूप हित समूह, दबाव समूह निर्मित होंगे, जो केंद्र सरकार से कहेंगे, हे सरकार हमको हमारे राज्य के अनुरूप विकास करने का मौका दो, हमारी आवश्यकता यह है। तो अपने राज्य के हित के लिए क्या करेंगे? राज्य के हित के लिए केंद्र सरकार पर क्या कर सकते हैं? केंद्र सरकार से प्रभावी मांग रख सकते हैं, भैया। बहुत बढ़िया। तो मैंने समझा ये छोटे राज्यों के निर्माण से ये सब लाभ होने वाले हैं आपको, कि अगर राज्य छोटा होगा तो निर्णय की लेने की प्रक्रिया तृणमूल स्तर तक जाएगी, और तृणमूल स्तर तक यानी गांव तक, हर व्यक्ति तक लोकतंत्र में सहभागी होने का अवसर मिलेगा। सहभागी तो अभी भी है बड़े राज्यों में, मैं ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागी नहीं है, लेकिन प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित होगी,
पार्टिसिपेशन जिसे बोलते हैं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित होगी। और जब सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित होगी विद्यार्थियों, तो छोटे राज्य बनाने से लाभ होगा या नहीं होगा? लाभ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल लाभ होगा। कोई भी चीज लाभकारी नहीं होती है, यदि उसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया जाए तो वो हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। और वही स्थिति छोटे राज्यों के संदर्भ में है कि जहां एक तरफ लाभ तो बहुत सारे जो हमने देखे हैं, लेकिन इससे कुछ हानियां भी हैं कि छोटे राज्य बनने से हानियां नहीं कहेंगे, कुछ समस्याएं भी, नए नए समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। क्योंकि जब नया घर बनाएंगे ना, तो नए घर में सभी संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तो समस्याएं उत्पन्न होंगी या नहीं होंगी विद्यार्थियों? तो अब हेडिंग लगा लें कि छोटे राज्य बनाने से हानियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। छोटे राज्य बनाने से हानि क्या है देखने की कोशिश करते हैं। छोटे राज्य बनाने से हानियां क्या हैं ये देखने का प्रयास करते हैं। छोटे राज्य बनाने से हानि क्या है? छोटे राज्य बनाने से हानि, छोटे राज्य बनाने से हानियां क्या है भैया? छोटे राज्य और हानि डालते हैं, दूसरा पक्ष लेते हैं इसका। हानि क्या है? और छोटा राज्य बना, मान लीजिए मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ में अलग विधानसभा बनाओ, अलग सचिवालय बनाओ, अलग मंत्रालय बनाओ, अलग भवनों का निर्माण करो, अलग अलग तरह के प्रशासनिक आधारभूत संरचना का निर्माण करो, तो जिससे पैसा खर्च होगा या नहीं होगा? बोलो ना भाई, राजस्व भार में वृद्धि होगी या नहीं होगी? अभी तो हम लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं, 4 लोग, अब ने कहा 2 लोग अलग रहो, अलग जमीन लो, कमरा बनाओ, यानी आधारभूत संरचना में भी, प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में भी राजस्व में वृद्धि होगी, यानी आपके खर्चे में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो पहली हानि क्या है भैया? राजस्व भार में वृद्धि होगी। काय में वृद्धि होगी? राजस्व भार में वृद्धि होगी। क्यों राजस्व भार में वृद्धि होगी? क्योंकि राजभवन नया बनेगा, विधानसभा भवन नया बनेगा, विधानसभा नया बनेगी, प्रशासनिक आधारभूत संरचना का निर्माण होगा, नई प्रशासनिक आधारभूत संरचना का निर्माण, नई प्रशासनिक आधारभूत संरचना का निर्माण होगा, संरचना का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा? राजस्व भार में वृद्धि होगी, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा केंद्र सरकार का। यह भार किस पे आने वाला है? राज्य किसने बनाया है? केंद्र ने बड़े राज्य से छोटे राज्य को अलग कर दिया, तो छोटे राज्य की व्यवस्था बनाने में हमको राजस्व भार में वृद्धि हो सकती है। पहले हानि पैसा खर्च होगा। दूसरा क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा। कैसे क्षेत्रीय असंतुलन कैसे बढ़ेगा? कि किसी राज्य के पास कोई संसाधन, किसी राज्य के पास कोई संसाधन, जैसे 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 झारखंड में क्या है अपने पास? बोलो, झारखंड में खनिज है, खनिज मिनरल्स है। और वहीं बिहार में क्या है? बोलो भैया, बिहार से तो झारखंड को, बिहार में कृषि भूमि है। तो यह खनिजों की या खनिज है या कृषि भूमि है, जिससे क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलन बढ़ गया, क्षेत्रीय असंतुलन। बोले इस राज्य में खनिज, अब एक झारखंड का है हमारा खनिज, एक है हमारी कृषि भूमि, अब इनको कृषि करने के लिए भूमि नहीं है, और इनको क्या जैसे खनिज नहीं है इनके पास। उत्तराखंड ही देख लीजिए, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कम, पर्यटन क्षेत्र ज्यादा, तो क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हो सकती है। आप देख सकते हैं यहां पे उत्तराखंड में, यूके लिखेंगे, उत्तराखंड में पर्यटन है। उत्तराखंड में क्या है? पर्यटन क्षेत्र है, टूरिज्म है। पहाड़ देखिए आप, गंगा मैया के दर्शन करिए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए। क्षेत्रीय संतुलन, यानी अब इस क्षेत्रीय संतुलन को पाटने का काम कौन करेगा? कौन करेगा पाटने का काम? बोलो ना भाई, केंद्र सरकार करेगी। जब 2 राज्यों के मध्य विवाद होगा, ये कहे हम आपको अपनी खनिज नहीं देंगे, ये कहे हम आपको अपनी कृषि भूमि जो अनाज हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वो आपको उपयोग नहीं करने देंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये असंतुलन बढ़ेगा। छोटे राज्यों के निर्माण से इस तरह की असंतुलन बढ़ेगा। दूसरा क्या है? हम क्या कहते हैं, जब हम एक स्थान पे एक बड़े राज्य में रह रहे हैं तो क्या होता है? अनेकता में एकता, सांस्कृतिक बहुविधता,
बनाए रखते हैं। जब हम कहेंगे कि ये संस्कृति के लोग अलग, ये संस्कृति के लोग अलग, तो जिससे अनेकता में एकता के जो भारत का सिद्धांत है उसको क्या पहुंचेगा, आघात पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अनेकता में एकता के सिद्धांत को आघात पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बोलो ना भाई। अनेकता में एकता के सिद्धांत को भी क्या पहुंचेगा, आघात पहुंचेगा। तो क्या होगा, भारत की विविधता, इससे हानि क्या होने वाली है भैया, भारत की विविधता बस सांस्कृतिक भारत की विविधता जो सांस्कृतिक स्तर पे क्या होना चाहिए, बहुसंस्कृति समरूप, बहुसंस्कृति समरूपता है। ये जो अवधारणा है कि भारत की विविधता क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र में है, जो बहुसंस्कृति समरूपता है, यानी एक राज्य में विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के रंग जो भरे हुए हैं, कैनवास जो भरा हुआ है, इंद्रधनुष जो बना हुआ है, वो इंद्रधनुष क्या हो जाएगा, आघात पहुंचेगा, बिखरेगा या नहीं? बोले आदिवासी संस्कृति कहां पहुंच गई, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से अलग हो गई। तो बताइए मुझे यहां पे ये बताइए, जो सांस्कृतिक बहुविधता है उसको आघात पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो क्या होगा, बहुसंस्कृतिक समरूपता को क्या पहुंचेगा बेटा, आघात पहुंचेगा, छोटे छोटे राज्य बनने से। यानी अनेकता में एकता के सिद्धांत की जो अवधारणा है, जो कसौटी है कि हम बहुसंस्कृति के लोग, अनेकत्व को धारण किए हुए लोग एक ही राज्य में एकता के सूत्रों बंधे होते हैं, वो क्या होगा, आघात पहुंचेगा। बहुसंस्कृति समरूपता का जो ताना बाना है वो कमजोर हो सकता है, इस तरह की संभावना है छोटे छोटे राज्यों के निर्माण से। और आप समझ रहे हैं, हमारा इतिहास देखिए, हम इतिहास देखते हैं, हमने छोटे राज्य क्या बनाया, तेलुगु क्षेत्र को अलग करके हमने आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। काय का निर्माण किया, आंध्र प्रदेश का। तो बताइए, आंध्र प्रदेश के निर्माण के समय आदरणीय श्री रामलू को जान चली गई, मृत्यु हो गई। तो जब कोई क्षेत्र के लोग छोटे छोटे राज्यों की मांग करते हैं तो मांग के समय हिंसा बढ़ सकती है। छोटे राज्यों की मांग के समय, छोटे राज्यों की मांग के समय हिंसा बढ़ सकती है। क्या बढ़ सकती है, हिंसा बढ़ सकती है। हिंसात्मक आंदोलन हो जाते हैं कभी कभी। आपने भी देखा, जैसे तेलंगाना, चंद्रशेखर राव जी इतने समय तक अनशन पे रहे, आंदोलन करते रहे, तो ये आंदोलन कई बार क्या हो जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं। और अपन जानते हैं कि मांग आपकी कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके उद्देश्य कितने भी पवित्र क्यों ना हो, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब आप कहिए कि मध्य प्रदेश से अलग करके हम बुंदेलखंड बनाएंगे, और बुंदेलखंड की मांग हिंसात्मक हो जाएगी, तो इस तरह की हिंसा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हानियां हो सकती हैं छोटे राज्य के समय। दूसरा क्या है कि जैसे ही छोटे राज्य बनेंगे तो नए विवाद जन्म ले सकते हैं, नए विवाद उत्पन्न होंगे भैया। क्या उत्पन्न हो जाएंगे, नए विवाद उत्पन्न होंगे। और नए विवाद कौन से विवाद उत्पन्न होंगे, सीमा विवाद, नदी जल विवाद उत्पन्न हो सकते हैं कि कोई अब नदी तो नहीं बहेगी ना, कि नदी जा रही है कहां से, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आ रही है। अब नदी को तो नहीं पता ना कि कब मैं उत्तर प्रदेश में थी, कब उत्तराखंड में थी, एकदम रोक ले। और गंगा मैया आई, जैसे उत्तराखंड की सीमा आई, बाहर निकली, वैसे ही योगी जी से फोन करके पूछे, हे योगी जी क्या मैं उत्तर प्रदेश में बह सकती हूं? नदी तो नहीं पूछ सकती ना, वो प्राकृतिक संसाधन है। तो अब ये नदी का जल का बंटवारा कैसे होगा विभिन्न विभिन्न राज्यों के मध्य? तो नदी, जैसे हम कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद, आप लोग पंचायत भी बना हुआ है, कावेरी जल विवाद, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनके राज्यों के मध्य में जल विवाद जैसी समस्या है। कई बार क्या होता है, जैसे छत्तीसगढ़ अलग होने से मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी आ गई,
बिजली विवाद, बोले बिजली के संसाधन उसी क्षेत्र में ज्यादा थे, इसलिए अब हम बिजली नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से नए विवाद जन्म ले सकते हैं। इन नए विवादों से भी अपने को क्या करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। बोलो ना भैया। दूसरा क्या है, और क्या हो सकता है छोटे राज्य बनाने से, और क्या हो सकता है, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की भावना भड़क सकती है, क्षेत्रवाद बढ़ सकता है, वंशवाद। आप समझिए ना, छोटे राज्य बनाने से क्षेत्रवाद बढ़ जाए। जैसे ममता जी कहते हैं हम पश्चिम बंगाल के लोग हैं, बंगाली लोग हैं। छत्तीसगढ़ कहे हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, क्षेत्रवाद की। और इस क्षेत्र विशेष में मान लीजिए शासन व्यवस्था में एक परिवार आ गया, फिर उसके वंशवाद बढ़ने की भी परंपरा पर चल जाती है। क्षेत्रवाद बढ़ सकता है, वंशवाद बढ़ सकता है, परिवारवाद बढ़ सकता है, परिवारवाद बढ़ सकता है, परिवारवाद की अवधारणा भी आ सकती है, गुटबंदी हो सकती है, गुटबाजी हो सकती है विभिन्न विभिन्न समूहों के मध्य। इस तरह की चीजों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है जैसे जैसे छोटे छोटे राज्य बनेंगे। और इससे क्या होगा, इससे हमारी जो सहयोगी संघवाद की अवधारणा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा है, उसको आघात पहुंचेगा। इससे क्या होगा, सहयोगी संघवाद की अवधारणा को, सहयोगी संघवाद की अवधारणा को आघात पहुंचेगा बेटा। बोलो भैया, समझ रहे हैं ना, आघात पहुंचेगा। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य अपने संकुचित हितों के लिए, क्या होता है, छोटे राज्य अपने संकुचित हितों के लिए, क्षेत्रीय हितों के लिए, संकुचित हितों के लिए, संकुचित हितों के लिए, यानी संकुचित सीमित या क्षेत्रीय हितों के लिए, क्या कहते हैं, केंद्र पर अनावश्यक दबाव बना सकते हैं। अनावश्यक दबाव बना सकते हैं। छोटा राज्य बन गया, उस राज्य ने कहा मेरा तो ये हित है, मुझे ये चाहिए। तो ये कई बार ये जो संकुचित हित होते हैं, क्षेत्रीय हित होते हैं, ये राष्ट्रीय हितों से ऊपर नहीं होते, लेकिन ये छोटे छोटे राज्य संकुचित और क्षेत्रीय हितों को राष्ट्र हित से ऊपर मानने लगते हैं, देश के हित से ऊपर मानने लगते हैं। जिससे क्या होगा, केंद्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय मुद्दे सेकेंडरी होने लगते हैं कई बार। अब देखिए रिसेंटली कुछ समय पहले ही तमिलनाडु में तमिल संबंधी विवाद, श्रीलंका में तमिलों से संबंधित विवाद था, तो तमिलनाडु उस आधार पर तमिलों का समर्थन करता था। और उसी समय तमिलनाडु में एक बैठक हुई थी भैया, चोगम की बैठक। चोगम क्या है, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स, राष्ट्रमंडल के देशों की बैठक हुई थी। तो तमिलनाडु क्या कहा कि यदि प्रधानमंत्री श्रीलंका गए तो ये अच्छा नहीं होगा। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री को इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजना पड़ा, क्योंकि देश की एकता भी बनी रहे, देश की अखंडता भी बनी रहे। तो इनके लिए तमिलनाडु के लिए तमिल कैसा मुद्दा था, ये क्षेत्रीय मुद्दा था। लेकिन चोगम कैसा मुद्दा था, चोगम राष्ट्रीय मुद्दा था। राष्ट्रीय मुद्दा था चोगम, मतलब कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स। तो तमिलनाडु के लिए चोगम, तमिल कैसा मुद्दा था, क्षेत्रीय। तो ये क्षेत्रीय मुद्दे को इस राष्ट्रीय मुद्दे से बढ़ा करके आंकते हैं। तो कई बार छोटे छोटे राज्य बनने से विभिन्न अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि राष्ट्रीय पटल पर उभर के आने लगती हैं कि राष्ट्र के जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता के जो मुद्दे होते हैं, वो राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दे द्वितीयक सिद्ध होने लगते हैं। इस तरह की समस्याएं आती हैं छोटे राज्यों के गठन होने से।
गुट बना लेते हैं छोटे राज्य, अनावश्यक रूप से केंद्र सरकार पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। इनकी संकुचित मानसिकता उभर के सामने आने लगती है छोटे राज्यों। अब आप समझिएगा, जब छोटे छोटे राज्य बनेंगे तो इनके मध्य विवाद उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे, बोलो। और विवादों का निराकरण क्या करेगा? दो या दो से अधिक राज्यों के विवादों का निराकरण कौन करेगा विद्यार्थियों? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका पर अतिरिक्त भार आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अगला 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 बिंदु क्या हो सकता है? छोटे राज्य बनाने से क्या हानि हो सकती है? बोले न्यायपालिका पर। काय पर भैया? न्यायपालिका पर। न्यायपालिका पर अत्यधिक भार आएगा, अत्यधिक दबाव बनेगा, अत्यधिक भार आएगा, अत्यधिक भार आएगा। भार आएगा मतलब क्या है? न्यायपालिका का कार्य बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा न्यायपालिका का कार्य? क्योंकि छोटे राज्यों से नए विवादों का जन्म होगा, नए विवादों का जन्म होगा। और उन विवादों को सुलझाने के लिए कौन? आदरणीय न्यायपालिका। अभी देखिए, जितने ज्यादा राज्य होंगे उतना ज्यादा केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे, हमारा जीएसटी हमको दे दो, हमारा हिस्सा हमको दे दो, हमारे जीएसटी का मुद्दा हमें दे दो, हमारा जीएसटी, हमारा जो कर संग्रह है वो हमको लौटा दो, हमको अतिरिक्त लाभ चाहिए। छोटे छोटे राज्य तो अनावश्यक रूप से विवाद आएंगे, और विवाद किसके माध्यम से हल होंगे? न्यायपालिका से हल होंगे, और न्यायपालिका पर अतिरिक्त तो बोझ पड़ जाएगा बेटा। तो इस तरह से हमने देखा कि छोटे राज्य बनाने से जहां कुछ लाभ भी है तो वहां कुछ हानियां भी है। अब निष्कर्ष क्या होना चाहिए? क्या छोटे राज्य बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मेरा आपसे आग्रह यह है, मेरा आपसे एक प्रश्न है, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों। मेरा प्रश्न यह है कि राज्य किसके लिए, सरकारें किसके लिए? बोले जनता के विकास के लिए। यदि जनता का विकास बड़े राज्यों से हो रहा है तो छोटे राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जनता का विकास, जनता का अगर समावेशी विकास का लक्ष्य अगर छोटे राज्य से पूरा हो रहा है तो छोटे राज्य बना लीजिए। यानी राज्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? छोटे राज्यों का गठन, छोटे राज्यों, वही फजल अली आयोग की सिफारिश है, छोटे राज्यों के गठन का जो आधार होना चाहिए, आधार होना चाहिए गठन का, वो क्या होना चाहिए? आधार भैया, गठन का आधार क्या होना चाहिए? किसी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए छोटे राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए कि यहां मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, यहां मेरी बहन मुख्यमंत्री बन जाएगी, यहां मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। छोटे छोटे राज्यों से क्या होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आधार क्या होना चाहिए? राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए छोटे राज्यों का निर्माण ना हो, पूर्ति के लिए छोटे राज्यों का निर्माण ना हो। बात समझ गए? छोटे राज्य जो हम बनाएं वो किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर छोटे राज्य ना बनाएं, बल्कि किस आधार पर बनाएं छोटे राज्य? छोटे राज्य बनाने का आधार क्या होना चाहिए? बोलो ना भैया, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। काय की दृष्टि से? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे राज्यों का निर्माण। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे राज्य, यानी प्रशासन जनता के द्वार। कलेक्टर साहब किसके द्वार? आपके द्वार। आप कलेक्टर साहब के ऑफिस में नहीं, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। और क्या, जिसमें क्या बना रहे? जिसमें प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्या हो जाए? जिससे क्या हो जाए? बोले समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल किया जाए। समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यदि छोटे राज्य बनाना पड़े तो बनाए। समावेशी विकास से क्या हो? सर्वोदय का भाव। सर्वोदय का मतलब क्या होगा भैया? सभी प्रकार से उदय, सभी प्रकार से उदय का भाव नहीं तो हो।
छोटे राज्य इसलिए नहीं बनाए कि हमारी राजनीतिक आकांक्षा इसलिए बनाए कि उस क्षेत्र के लोगों का सीमित विकास हो जाए। छोटे राज्य इसलिए बनाए कि उस क्षेत्र के लोगों की प्रशासन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो जाए और अंतिम उद्देश्य देश की एकता और अखंडता बनी रहे और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। और क्या होना चाहिए छोटे राज्य का बनाने का आधार? बोले एकता व अखंडता बनी रहे, अलगाव की भावना नहीं पनपे, प्रशासनिक एकता व अखंडता बनी रहे और क्या होना चाहिए? साथ ही कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की क्या हो जाए भैया? प्राप्ति हो जाए। आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चे? तो छोटे राज्यों का निर्माण इस आधार पर करना चाहिए। इस आधार पर अगर मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना रहे बनाइएगा, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना रहे बनाइएगा, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना रहे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस आधार पर बना रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और वैसे भी आज कई बार क्या होता है भौगोलिक दूरी, वैसे भी आज दूरसंचार के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में भौतिक दूरी का तो कोई महत्व रहा नहीं है मित्रों। आप ही देख लीजिए, मैं ऑनलाइन कक्षा लेके मोबाइल से पढ़ा के आपके कैमरे से पढ़ा के आप तक पहुंच पा रहा हूं, तो प्रशासन आप तक पहुंचे। तो इन आधारों पर हम छोटे राज्यों का निर्माण करें, ना कि अन्य किसी आधारों पर। यद्यपि कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं, लाभ और हानि तो है, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से, अगर तर्कसंगत तरीके से, तार्किक तरीके से यदि हम निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी और संविधान में जो वर्णित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में हम सफल होंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपके सुझाव और प्रश्नों के लिए सदैव तत्पर।